चंद्रयान को संचालित कर सकते हैं बीएसएनएल के नेटवर्क के माध्यम से, तो ईवीएम को भी कर सकते हैं। ईवीएम की जगह पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। ईवीएम में घोटाला होता है तो वंचित और गरीब तबका वोट डालने नहीं जाएगा। ईडी इनकी है, बस सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी इनके हैं। यहाँ वोट के लिए सब कुछ होता है। हमारे देश में संविधान के खिलाफ भाजपा उसने प्रतियां चलाई, दुनिया जानती है, और वो संविधान को बदलने जा रही है। गांधी के गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोदी के गुजरात की बात कर रहा हूँ, जहाँ मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर क्या कर दी गई। देश में हिंदू राष्ट्र का इनको बोलो ना, खाका तो तैयार करेंगे, कैसा वाला खाका लाएंगे। लेकिन हमारे देश के संविधान की अर्थी को कंधा देने का काम और इनके हिंदू राष्ट्र की पालगी ढोने का काम ओबीसी, आदिवासी, दलित बड़ी संख्या में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं, लेकिन वहीं अपोजिशन लगातार ईवीएम पर घमासान कर रहा है। अपोजिशन साफ तौर पे कह रहा है ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम के जरिए बीजेपी धांधली करवाती है और इसीलिए सेमीफाइनल में बीजेपी ने 3-2 से जीत हासिल कर ली। मेरे साथ भूपेंद्र रावत हैं। रावत जी, क्या कहेंगे? आपको भी लगता है ईवीएम ईमानदार है, बेईमान है? नहीं, देखिए, ये दो बातें एक साथ हम करें। एक, हम चुनाव का जो हश्र है उस पर बात करेंगे, और दूसरा ईवीएम को लेकर। ईवीएम के हम बिल्कुल विरोध में। हमने कहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र में मैंने किसको वोट दिया, मेरा वोट टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कोई बटन दबाए, कुछ दबाए, वो हिले डुले नहीं, जहाँ है वहीं कायम रहे। उसके लिए एक बात जरूर है, वो है मतपत्र का होना। मतपत्र के माध्यम से मतदान होना चाहिए। जो चुनाव की अगर हम बात करेंगे, चुनाव के विषय में मैं 5वां राज्य छोड़ता हूँ नॉर्थ ईस्ट का, पर मैं 4 राज्यों का जिक्र करूंगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना का। मैं दावे के साथ में, मुझसे कोई कहेगा भूपेंद्र रावत क्या हुआ चुनाव में, मैं कहूंगा कांग्रेस के लोगों ने चुनाव हराया है। और कैसे जिताया है बताता हूं। मैंने किसी मसले पर बात करनी थी, कांग्रेस की युवा सांसद रहे हैं मीनाक्षी नटराजन को मैंने फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना में काम देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे लगा तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की बन सकती है। मेरा भतीजा वहां पर इंजीनियर है, मेरे भतीजे की मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो बहुत वर्षों से वहाँ पर इंजीनियर है जल विभाग में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है, वहाँ पर मुश्किल है कांग्रेस की सरकार बनना। लेकिन 2-3 राज्यों का मैं जिक्र करूँ, राजस्थान के अंदर गहलोत के खिलाफ लोग नहीं थे, लेकिन 40 से ज्यादा विधायकों के लोग खिलाफ थे। उनकी टिकट इसलिए नहीं गहलोत जी ने काटने दी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए। तो राजस्थान को अगर किसी ने हराया है तो गहलोत ने हराया। राहुल गांधी की टीम को हाथ नहीं रखने। ईवीएम की क्या भूमिका है? ईवीएम पर हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं, जो आपने कहा, मैंने इसलिए कहा 2 अलग अलग चीजें हैं। ईवीएम में मत जोड़िए। आप पायलट बोल रहे हैं, गहलोत बोल रहे हैं, यानी आपसी गुट में कांग्रेस पार्टी हार गई। आप ये कहना चाहते हैं ईवीएम की क्या भूमिका है? ईवीएम पर नहीं, मैं इस चुनाव में ईवीएम पर बहुत बड़ी भूमिका मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ईवीएम सेफ है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैं जब हम लोग यहाँ से चंद्रयान को संचालित कर सकते हैं बीएसएनएल के नेटवर्क के माध्यम से, तो ईवीएम को भी कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम को, जो मुझे लगता है कि ईवीएम में भी कुछ कर सकते हैं, सभी ईवीएम को 100% करेंगे ऐसी संभावना नहीं है। देखिए, कांग्रेस का वोट भी स्टेब्लिश है, कम से कम परसेंटेज गैप से। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ ना, आप मुझे लगता है क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई, इसलिए ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है। एक राज्य में जीती भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि गहलोत ने राजस्थान में, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में और भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की टीम को हाथ नहीं रखने दिया। एक राज्य में फ्री हैंड थी, वो थी तेलंगाना। तो तेलंगाना में, और मैं बता दूं, जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, राहुल गांधी के 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक, राहुल गांधी ने जनता के बीच में पूछा, कमलनाथ तुम्हारी उम्र कितनी है? क्यों पूछा? क्या राहुल गांधी को मालूम नहीं था? क्योंकि कमलनाथ अपनी जिद से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चेहरा बने, ये बात राहुल गांधी जानते। दूसरी बात, मीडिया के सवालों का जवाब देते समय ये नहीं है कि जुबान स्लिप हो गई वो राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारने की पहले से भविष्यवाणी कर दी थी मीडिया के सामने, वो कोई नकली नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर यह हुआ। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जिन विधायकों के खिलाफ हवा थी, जनमानस था, भूपेश बघेल ने उनकी टिकट नहीं काटने दी, कमलनाथ ने वहां पर पैर नहीं रखने दिया, और गहलोत ने वो टिकट नहीं काटने दी। ये डर था कि सचिन पायलट ना मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए अब हम ये मानते हैं कि ईवीएम की जगह पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में घोटाला हो सकता है। और मैं ईवीएम का जिक्र अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय
हमारे किसान आंदोलन के बीच में मैं प्रेस क्लब में आया, वहाँ 6 पत्रकार बैठे थे, 3 भाजपा के पक्ष में फील्डिंग कर रहे थे। उनमें से एक शख्स ने कहा यार जूते मत मारना, मैंने कहा मारते मारते टूट गया। वो भाषा को लेकर था, शब्दों को। उनमें से एक मित्र ने हमें प्रभावित करने के लिए कहा कि मैं तो अपकमिंग डिप्टी सीएम के साथ काम कर रहा हूं। तब हमने अपील की पश्चिम बंगाल के लोगों को ईवीएम हरा देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं ये कह दूं, भूपेंद्र रावत ये कहे कि ईवीएम में घोटाला होता है, तो वंचित और गरीब तबका वोट डालने नहीं जाएगा। ये खेल भाजपा भी चाहती है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं, मुझे बताओ कितने कितने वोटों से। किसने कहा था कमलनाथ तुम बोलो, अखिलेश फखलेश कौन है? नहीं, किसने कहा था तुम राहुल की बात को किनारे कर दो? किसने कहा था छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल तुम सुनवाई मत करो? इसलिए मैं ये मानता हूं कि जहां राहुल गांधी को फ्री हैंड दिया गया, कांग्रेस के लोगों को भी सोचना चाहिए, क्या राहुल गांधी इतने नासमझ और नादान हैं कि राहुल गांधी को कमलनाथ की आयु का ज्ञान नहीं है? लेकिन जानकारी है, पब्लिक के बीच में पूछा, राहुल गांधी को सत्ता का लालच नहीं है। राहुल गांधी जो करना चाहता है, कांग्रेस के बड़े मठाधीश करने नहीं दे रहे। इसी पर आते हैं। कल कांग्रेस के यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने हाथ जोड़ा मीडिया के सामने और कहा कि बहन जी को शामिल कर लिया जाए, मायावती को, वरना बहुत बुरा हाल इंडिया अलायंस का होने जा रहा है। आपको लगता है कि अगर मायावती जी आ जाती हैं तो चमत्कार हो जाएगा, मोदी को रोका जा सकता है? देखिए, मैं जो पॉलिटिकली आपको बताता हूँ, जिस दिन कांग्रेस की स्थापना दिवस का बड़ा कार्यक्रम था, उसी दिन आपको पता है कि जनता दल यू के बीच में विवाद को उठाया गया। मीडिया मैनेजमेंट इसे कहते हैं। मैं एक चुनाव की बात करूंगा। जब हम लोगों ने संविधान सम्मान यात्रा की, एक बहुत सीनियर और मैं कहता हूं कि खुफिया एजेंसी से जुड़ा व्यक्ति, उन्होंने हमें कहा सबसे बड़ी बात है कि क्या जो राजनेता है और दल है वो ईडी से, सीबीआई से, आयकर विभाग से, इनसे इतने भयभीत हैं कि वो गठबंधन का हिस्सा रह पाएंगे कि नहीं, जो आए हैं इंडिया गठबंधन में। इसलिए राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है कि निडर होकर के रहो। मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं, मेरे को जी टीवी में बुलाया गया था रॉबर्ट वाड्रा के मसले पर, और मैंने एक एक बात का खुलासा किया और मैंने कहा, दावा किया था कि यदि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपने एक्शन लिया, रॉबर्ट वाड्रा ने 44 लाख ज्यादा जो रेवेन्यू टैक्स भरा था, वो रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक भरा था। अगर आपने वो खरीद फरोख्त रद्द कर दी तो भारत की सारी खरीद फरोख्त आपको रद्द करनी पड़ेगी, और कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। हमने कहा यदि राहुल गांधी के जीजा के खिलाफ एक्शन लोगे तो आपको पूरी देश की कंपनियों के औचित्य पर सवाल खड़ा कर दोगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अब आप समझ लो आपकी सरकार को 10 साल हो गए। अब आपने ईडी से कहा कि अब आप प्रियंका वाड्रा का भी, गांधी का भी नाम शामिल कर दो, तो नाम है। हाँ, अब देखिए 10 साल लग गए। और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि ईडी इनकी है। अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी इनके हैं। कौन कौन से मामले इनके चहेते जज सुनेंगे, इसकी भी एक लिस्ट है, ठीक है? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की बड़ी सूची भी इनके साथ है। आयकर विभाग भी इनके साथ है, नारकोटिक्स विभाग भी इनके साथ है। आपने देखा जिस समय 24,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था मुद्रा पोर्ट पर, उसी से ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। पहले बिन बुलाए, बिन निमंत्रण के नरेंद्र मोदी अमेरिका चले गए, फिर कभी राष्ट्रपति का मोदी ने क्या किया, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, दोस्तों फायदा पहुंचाने पहुंचा अलग मामला है। उसकी काट क्या है आपके पास? राम मंदिर का काट क्या है आपके पास? काट की जो आपने जो सवाल किया नवीन भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए काट का जो सवाल है, इससे बड़ा मेरे सामने कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि पहलवान बेटियां सड़कों पर हैं, यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण भाजपा में है, उसे निकाला नहीं जा रहा है, और पीड़ित बेटी चुनाव लड़ती है और चुनाव हार जाती है। भारत में महिलाओं के बेटियों के सम्मान के खिलाफ, और मैं बता दूं भारतीय कुश्ती फेडरेशन में वोट देने वाले ज्यादातर ब्रजभूषण के पक्ष में जाट समुदाय के लोग हैं। आप हैरान होंगे जानकर। आपको मालूम है कि पेशाब कर दी गई थी आदिवासी के सिर पर, और प्रचंड रूप से आदिवासियों का वोट भाजपा को मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सोचना पड़ेगा
जब पुलवामा में जवानों को जिंदा बचने के लिए जहाज़ों की मांग है तो नकार दी गई, क्योंकि लाश जवानों की लाश पर वोट मिलना है। और अभी देखा आपने, मजदूर स्वस्थ थे, सब कुछ ठीक ठाक थे, तो वहाँ जहाज लगा दी, एम्बुलेंस 41 एम्बुलेंस लगा दी गई। तो आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ वोट के लिए सब कुछ होता है। और मैं आपके माध्यम से एक बात बहुत दमदार तरीके से कहना चाहता हूँ, भारत के लोग बेटियों के सम्मान के खिलाफ हैं, इसीलिए पहलवान बेटियां चुनाव हार गई। भारत के लोग इस देश के जवानों के खिलाफ हैं, भारत के लोग आदिवासियों के खिलाफ हैं, इसलिए आदिवासियों के इलाके में मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता, दावा कैसा हूँ, हमारे देश में संविधान के खिलाफ भाजपा है, उसने प्रतियां चलाई, दुनिया जानती है, और वो संविधान को बदलने जा रही है। और कैसा संविधान बनाएगी, जरा आप कल्पना कीजिए कभी हमारे देश के बीजेपी में कोई ऐसा पढ़ा लिखा नेता है, बुद्धिमान है, जो नया संविधान बना सके? हालांकि कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता मूल ढांचे से संविधान की। जो आपने कहा नवीन जी, मुझे लगता है कैसा संविधान, एक संविधान तो ये है कि जब दलितों को आगे मटकर पीछे झाड़ू लटका के चलना पड़ता था, तो संविधान ने उन्हें इंसान के बराबर का दर्जा दिया। अब आप कहना चाहते हैं कि ये जो मनुस्मृति वाले लोग हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था। उन्होंने इसलिए क्योंकि वाल्मीकि जिस समुदाय से थे, उस जाति को शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था। महाभारत हमारा दूसरा बड़ा ग्रंथ है रामायण के बाद, उसमें आदिवासी एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, दलितों की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कल्पना ये लोग संविधान की कर रहे हैं, वो कल्पना शायद इसके इतर कुछ होगी, लेकिन जो मानवीय स्तर हमारे देश के दलित, आदिवासी और वंचित तबकों को है और महिलाओं को, ये छीनेगा। और इसको छीनने के लिए देखिए, जो इनका एक हुआ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाला जो मामला है ना, मुझे लगता है कि उसको ताड़न की तरह जिस तरीके का इनका चरित्र है, मुझे लगता है उस तरीके का संविधान ये बनना चाहिए। सवाल है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है। आप आज मध्य प्रदेश में ओबीसी जात से आने वाले मोहन यादव मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कांग्रेस किसके पक्ष में थी? धीरेन्द्र शास्त्री, कमलनाथ गए थे धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में पड़े हुए थे, दुनिया ने देखा। तो बीजेपी कह रही है सामाजिक न्याय उसकी पार्टी में, लोकतंत्र उसकी पार्टी में जिंदा है, सबको मौका देती है वो। नहीं, ये जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। हमारे देश के अंदर मैं तो बल्कि बहुत हैरान हूँ, जब मुझे धर्म का चयन करना पड़ेगा तो मैं कांग्रेस के साथ क्यों खड़ा रहूंगा? वो तो नकली धर्म है, फिर तो मैं असली धर्म में जाऊंगा, भाजपा के शरण में। जब धर्म में ही जाना हो तो वो नकली जो धर्म है कांग्रेस का, मैं उसके साथ क्यों खड़ा हूंगा? ये जो सवाल आपका, जब कमलनाथ वहां गए थे और उस धीरेन्द्र के चरणों में जिसने कहा मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएगा ये कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। भाई कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? वो रामायण काल का जहां डकैत बताया गया था महर्षि को, महाभारत काल का जहां एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था, उसके बहुत बाद का दलितों की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था, या फिर अब जहां मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर एक 22 साल के युवा दलित को गुजरात में इसलिए हत्या कर दी गई। अब मैं गांधी के गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी के गुजरात की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसका अपना घोड़ा था, अपने घोड़े पर वो करतब दिखाता था और ये ऊंची जाति को नागवार गुजरा था। आपको पता है, इसलिए जो मैं हमारे सामने हमको लगता है कि देश में हिंदू राष्ट्र का इनको बोलो ना, खाका तो तैयार करेंगे, कैसा वाला खाका लाएंगे। लेकिन आपने जो कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान की अर्थी को कंधा देने का काम और इनके हिंदू राष्ट्र की पालगी ढोने का काम ओबीसी, आदिवासी, दलित बड़ी संख्या में कर रहे हैं। ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। किसकी पालकी? मैंने आपसे कहा हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने का काम, हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने का काम। सम्मान देने मोदी जी। अब आप देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, एयरपोर्ट का नाम रख दिया महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। नहीं देखिए, आप कांग्रेस पार्टी ने क्या किया दलितों के लिए? एक मिनट मैं बता दूं, ये पुतला अपना सकते हैं बाबा साहेब का, भीमराव अंबेडकर जी की मैं बात करूं, बाबा साहेब का, ये भगत सिंह का, ये महर्षि वाल्मीकि का, ये तमाम के पुतले अपना सकते हैं, विचारधारा को नहीं अपना सकते। और हम कह रहे हैं आप बाबा का पुतला कहीं मत दिखाओ, पर बाबा की विचारधारा को तो अपना दो ना। आप भगत सिंह का पुतला मत कहीं लगाओ, पर भगत सिंह की विचारधारा को अपना लो ना।
तो आप विचारधारा नहीं अपनाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आप बाबा साहब को भगवान बना दोगे तो निश्चित तौर पर है कि जो बहुत बड़ा बाबा साहब भगवान नहीं है। हाँ, पूजने की जरूरत नहीं, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। वही कह रहा हूँ। तो ये भगवान बनाना चाहते हैं और हम कह रहे हैं कि आप पुतला नहीं, बाबा साहेब को पढ़िए और बाबा साहेब का अनुसरण कीजिए, तो फिर तो हम मान जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी मान रही है बाबा साहब के विचारों को? देखिए अगर ये बात, जब आपका सवाल है तो मैं आपके माध्यम से एक बात बताऊं। नवीन, मैं एक बात बहुत शिद्दत से कह सकता हूँ। आजादी के 75 वर्ष बाद अपने ही घोड़े पर कर्तव्य दिखाने का दलित को अधिकार नहीं है, अपने ही देह में मूंछ रखने का अधिकार नहीं है। तो जरा कल्पना कीजिए कि आज से 80 साल पहले अगर ये सामंती ताकतें होती, कांग्रेस नहीं होती, तो क्या बाबा साहेब संविधान सभा के अध्यक्ष बन पाते कि नहीं? राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में सुनिए, मैं ये पहला बात को पूरा समझ लीजिएगा। क्या कल्पना कीजिए अगर ये ताकतें होती तो बाबा साहेब क्या संविधान सभा के अध्यक्ष बन पाते? ये मेरे मन में बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो आपने कही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब निर्भया एक होता है तो पूरा देश खड़ा होता है, और जब निर्भया 2 होता है, किरण नेगी, तो देश खड़ा नहीं होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है जिन्होंने निर्भया एक कराया हो, तो ये भी हो सकता है कि निर्भया कराया गया हो। राजस्थान में भी दलितों के साथ जो कुछ हुआ उसको कराने वालों में वही ताकतें ना हो, इसकी क्या गारंटी है? सुनो, इसकी क्या गारंटी है? आप समझ सकते हैं? आप क्या जो है, हम कह रहे हैं बहुत दुखद है। मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह है कि जो हमारे देश में महिला के साथ, जो इस देश में वंचित तबके के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, दलितों के साथ, हास्य पर जो व्यक्ति है उनके साथ में ऐसी बर्बरता कुछ करता है तो उसको बहुत तत्काल त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि ये परंपरा रुक सके। अगर मैं पूछूं आपसे, दर्जी कन्हैया लाल की हत्या किसने की, क्योंकि आपको पता है उसमें कितना मुआवजा दिया अशोक गहलोत सरकार ने, हालांकि बीजेपी सरकार राजस्थान में, और इंद्र मेघवाल को जब मारा गया उसमें कितना मुआवजा दिया गया, और तमाम ऐसे केस हुए हैं, जितेंद्र मेघवाल का तमाम केस हुए हैं राजस्थान में। तो पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी नहीं है। नहीं, देखिए ये जो मुझे लगता है कि ये जो आपने सवाल किया तत्काल से कि खड़ी नहीं है, अगर हम ऐसा कहेंगे तो मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि वन अधिकार जो हमारा है वो सबसे बड़ा वन अधिकार अगर मुझे लगता है तो उसमें खास करके आदिवासियों के लिए लाभ पहुंचाने वाला कानून था, जिसको ये लागू नहीं होने दे रहे। तुमने कहा कि दलितों के साथ खड़े नहीं हैं। मैं 2013 के कानून का एक खूबसूरती आपको बताता हूं, उसकी 5-6 अच्छाई हैं कि नवीन, उसमें एक खूबसूरती है, खेती हर मजदूर को भी 5 लाख मुआवजा देने का प्रावधान था, जो मोदी सरकार लागू नहीं कर रही है। और जितना मेरा अनुभव है किसान आंदोलन में, मैं ये मानता हूँ खेती हर मजदूरों में ज़्यादा संख्या हमारे देश में दलित तबके की है। तो अब आप समझिएगा, और किसानों के पक्ष में अगर मैं बात करूँ, 2013 का जो कानून है नवीन, वो 80 से 85% किसानों की लिखित सहमति के बगैर उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। किसानों के पक्ष में भी बढ़िया फैसला है। और मैं चौथी बात कहूं, जो किरण नेगी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसपे 2012 में बर्बरता की गई थी, उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल थी, उस पर 29 के करीब घाव थे, मरणासन थी, धीरे धीरे मरी, उसका गैंगरेप हुआ, लेकिन 2014 की फरवरी में सजाए मौत का आदेश कोर्ट का आ गया था, वो 22 से बरी हो गए। ये जो आप बात करेंगे, मैं ये मानता हूं कुछ गणनाओं की बात हो सकती है, कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें स्थानीय स्तर पर बेईमानी या गड़बड़ हुई होगी, लेकिन मैं ब्रॉड स्तर पर बात अगर करूंगा, हमारे देश में आप फुटपाथ पर काम करने वाले सबसे बड़ी आबादी अगर किसी का दलितों की है, हमारे देश के अंदर झुग्गी बस्तियों में जिनको पुनर्वास, अगर आपने कहा मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, त्रिलोकपुरी, ऐसी जो तमाम कॉलोनियां हैं, वो सब की सब कॉलोनियां वो हैं जिनमें बड़ी संख्या में दलित रहते हैं। और पुनर्वास का कानून भी कांग्रेस लेकर आई है, तो घरों के लिए भी है, रोजी रोटी को लेकर मैं आपको बताऊं, हमारे देश के अंदर हॉकर बेंडर्स के लिए बहुत बड़ा कानून कांग्रेस के कार्यकाल में बना है। तो कांग्रेस ने प्रयास तो बड़े किए, देखिए कांग्रेस ने प्रयास बड़े किए हैं। स्थानीय स्तर पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नल्ली नरसंहार हो, सिख दंगा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे लगता है कि कांग्रेस के जो हाथ हैं वो खून से सने हुए हैं, खून से रंगे हुए हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।